Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your homes. आज जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है स्टडी स्टार्ट हो रही है, तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम करेंगे, जो कि हमारे पास दो बुक्स हैं। सबको पता है कि एक हमारे पास है फर्स्ट पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है हमारी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मैक्रो का मतलब क्या है। मैक्रो मतलब लार्ज, काफ़ी बड़ा, ये ग्रीक वर्ड है। लार्ज मतलब इकॉनमी एज अ होल। लार्ज का मतलब हमने यहाँ पे इकॉनमी के साथ लेना है, यानी कि इकॉनमी, पूरी इकॉनमी को हम अगर लेते हैं तो इकॉनमी एज अ होल अगर हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लार्ज। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का जिसको हम इकॉनमी एज अ होल रीड करेंगे इस बुक के अंदर। क्लियर? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के अंदर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। इस डेफिनेशन के अंदर हम क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर ये कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक इस तरह की ब्रांच है। किसकी? इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कुछ ऐसा स्टडी करते हैं जो कि इकोनॉमिक इश्यूज से जुड़ा हुआ है, मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बट उसको हम इश्यूज जो काउंट करते हैं वो एक पर्सन का इशू नहीं है, आपके इशू या मेरे इशू नहीं है, इकोनॉमी एज अ होल इशू है। यानी कि पूरी इकोनॉमी की क्या समस्या है, कॉमन जो सभी पूरी इकोनॉमी की समस्या है उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी? एज इकोनॉमी एज ए होल, इकोनॉमिक इश्यूज की। जैसे कि इकोनॉमिक इश्यूज क्या होते हैं या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने एग्जांपल लिए एक दो। एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइजेस इन एन इकोनॉमी, डिमांड या फिर सप्लाई फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। यानी कि मैंने हर चीज़ के अंदर इन एन इकोनॉमी वर्ड लिखा है, तो इट मीन्स इसे पता चलता है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी कि हम यहाँ पे इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम्स की, उसके इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है कि माइक्रो एंड मैक्रो। किसी भी चैप्टर को आगे रीड करने से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हमें सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो के बीच में प्रॉपर डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, तभी इस चैप्टर के, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें हम डिफरेंसेस को ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने इसमें पॉइंट्स बनाए हुए हैं लेवल ऑफ स्टडी। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है उसी अकॉर्डिंग, ताकि आपको जब मेरे इस टॉपिक के बाद आप रीडिंग करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। लेवल ऑफ स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। हमारे पास हमें +1 के अंदर भी रीड किया था कि स्केर्सिटी होती है गुड्स की, यानी कि रिसोर्सेज की, और चॉइसेस जो होती हैं वो हमें करनी पड़ती है। ऑल्टरनेटिव यूजेस हमारे पास बहुत सारे होते हैं जिसमें से एक चीज़ को हम चूज़ कर लेते हैं। ये +1 का कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे से किया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे स्केर्सिटी और चॉइसेस जो हम बात कर रहे हैं वो हम पूरी इकॉनमी के अंदर की बात कर रहे हैं। अब हमने ये नहीं कहना कि एक इंडिविजुअल पर्सन ने अपने गुड्स को चॉइस करना है कि उसने चॉकलेट लेनी है या उसने एक पेन लेना है या उसने एक बुक लेनी है, नहीं, वो सिर्फ माइक्रो का काम होता है जिसके अंदर हम सिर्फ स्केर्सिटी और चॉइसेस की बात करते हैं एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, एक पर्सन की। लेकिन यहाँ पे हम लेवल ऑफ इकॉनमी की बात करेंगे कि पूरी इकॉनमी के अंदर रिसोर्सेज कितने हैं और उसको चॉइस किया जाता है किसके द्वारा कि कौन से रिसोर्सेज को किस काम पे लगाना है। ठीक है, ताकि पूरी इकॉनमी का बेनिफिट हो जाए। आगे आता है इकोनॉमिक वेरिएबल यूज्ड। मैक्रो के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, जो भी हम वेरिएबल्स लेते हैं, एट्रीब्यूट्स लेते हैं, वो कौन कौन से हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो टर्म्स हम पढ़ते हैं वो होती है एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, जो भी हम यूज़ की में लेके आते हैं। अभी एटी और एएस क्या होता है?
एग्रीगेट का मतलब टोटल, ठीक है। तो एग्रीगेट टोटल का मतलब कि हमने टोटल कर लेना है हर एक आइटम का, ठीक है। आइटम कौन सी, जो भी हमारी इकॉनमी में बनती है। जैसे कि आप एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हो तो मतलब जीडीपी, यानी कि जितना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट आपकी डोमेस्टिक आपकी इकॉनमी में बना है उन सबको ग्रॉस कर लो, टोटल कर लो। अगर हम टोटल कर लेते हो तो आपको पता है कितना प्रोडक्शन आपकी इकॉनमी में हुआ, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। सिमिलर आप काउंट करते हो कि डिमांड, जितनी भी चीज़ों की लोग डिमांड करते हैं पूरी इकॉनमी के अंदर, ईच एंड एवरी आइटम फ्रॉम स्मॉल टू द लार्ज, तो वो सारी आइटमों का टोटल हम कर लेते हैं कि इतने लोगों की डिमांड है, तो वो हो जाता है एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि हम यहाँ पे इकॉनमी एज अ होल की बात कर रहे हैं तो सारी आइटमें हम डिमांड के लिए ले लेते हैं, लोग कितनी डिमांड करते हैं और जितना सप्लाई हमारी इकॉनमी के अंदर उसका होता है उसको लेते हैं। और इसी के ऑपोजिट अगर हम माइक्रो की बात कर रहे थे तो अब तक हमने माइक्रो के अंदर सिर्फ ये पढ़ा है कि कंज्यूमर होता है तो कंज्यूमर के किसी न किसी चीज़ की डिमांड करता है, प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर कोई ना कोई पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो वो एक ही प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर के रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल की डिमांड या फिर इंडिविजुअल की सप्लाई। नेक्स्ट आता है डिफरेंस के अंदर इकोनॉमिक डिसीजन टेकन। इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय किसके द्वारा लिए जाते हैं, यहाँ पे डिसीजंस आर टेकन बाय इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स यूनिट, जैसे कि आरबीआई, सेबी एक्सेट्रा। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि पूरी इकॉनमी के बिहाफ के ऊपर डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि अगर आपको बता दूं कि इकॉनमी के अंदर नेशनल इनकम के बारे में पता करना है तो एक आम बंदा नेशनल इनकम की काउंटिंग कैसे कर सकता है, हाउ कैन इट पॉसिबल टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय अ सिंगल पर्सन, नहीं पॉसिबल होगा ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ही आगे कुछ ना कुछ करती है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट क्या करती है, कुछ अपने रूट्स बनाती है, मेथड्स बनाती है जिससे वो नेशनल इनकम पता करते हैं। क्योंकि नेशनल इनकम में पूरी की पूरी इकॉनमी आ रही होती है, पूरी इकॉनमी को हमने कवर अप करना है, तब हमें जाके नेशनल इनकम का पता चलेगा। किसी एक पर्सन की इनकम से हमें नेशनल इनकम पता नहीं चलता। तो ये डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है, या उसके बिहाफ के ऊपर कोई भी अगर डाटा कलेक्ट करना है उसके बिहाफ के ऊपर आरबीआई या सेबी जो है इंस्टीट्यूट हमें क्या करता है कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, यानी कि डिसीजंस। तो यहाँ पे इनको हम एजेंट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजन, सॉरी इंफॉर्मेशन डिसीजन नॉट, इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन बाय एजेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली एजेंट कौन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, आरबीआई वगैरह। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें अगर डिसीजन लेना हो तो वो कौन लेता है, एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट मतलब कि जो भी उस इंडिविजुअल के यूनिट का पार्ट है, चाहे कोई फर्म वगैरह होती है या इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस फोकस के तौर पे, हेडिंग हमने ली है फोकस। इसके अंदर सोशल वेलफेयर को ही हमने फोकस माना है, सोशल वेलफेयर एट लार्ज, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इकॉनमी एज अ होल लेते हैं। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि फोकस इन अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज इंडिविजुअल लेवल। अगर हम बात करें तो हर एक बंदे की इंडिविजुअल की बात होती है और हर पर्सन क्या सोचता है कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे सोशल वेलफेयर के साथ क्या लेना, ठीक है। तो इसमें प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, इंडिविजुअल अपना जो कस्टमर है या कंज्यूमर वो भी अपना जो प्रॉफिट यानी कि सेटिस्फेक्शन जो है वो भी मैक्सिमाइज करना चाहता है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल तक हम फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक यूनिट को हम एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट मतलब पूरी इकॉनमी में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स इश्यूज है ना उसको एग्रीगेट कर लेते हैं। अलग अलग जगह की इनकम पता करनी है तो सारी इनकम को जोड़ लेते हैं, तब नेशनल इनकम निकलता है। अलग अलग जगह की एम्प्लॉयमेंट्स को हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है इंडिया के अंदर। पॉवर्टी पता करनी है तो भी हमें इकॉनमी एज अ होल लेना पड़ता है। तो इकोनॉमिक यूनिट, ऑल इकोनॉमिक यूनिट हम कंसीडर करते हैं, तब वो चीज़ जाके एग्रीगेट बनती है, ठीक है। तो एग्रीगेट हम यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के अंदर इसमें हम हर एक यूनिट को एडिशन कर लेते हैं, सभी यूनिट्स को लेते हैं, तब एग्रीगेशन बनता है। इट इज़ एन एग्रीगेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीगेशन यहाँ पे नहीं हम लिखते, वर्ड यहाँ पे भी एग्रीगेशन लिखा जाता है,
तो यहाँ पे किसको एग्रीगेट किया जाता है? इंडिविजुअल्स को? नो, एग्रीगेशन ऑफ ऑल फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर आइटम। अब इसको समझना है आपको, एग्रीगेशन का मतलब। एग्रीगेशन मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक इंडस्ट्री है पेन बनाने वाली, तो उसकी बहुत सारी फर्म्स हैं, फर्म्स, ठीक है, 1 फर्म, 2 फर्म, 3 फर्म, या फिर ये कह लो अलग अलग ब्रांचेज है अलग अलग जगह के ऊपर। तो तीनों फर्मों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक ही यूनिट बन गया इंडस्ट्री। इसलिए कुछ बच्चों को पता नहीं है कि इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी फर्में होती हैं एक ही इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्हीं सबका जो काम है वो वही इंडस्ट्री देती है। तो अगर इन सबके जो रिजल्ट्स हैं अगर हमको काउंट कर लेते हैं, एग्रीगेट कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। तो मेन क्या हो गया? इंडिविजुअल क्या है? इंडस्ट्री ही है। तो इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर आइटम। जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उनको एग्रीगेट करके हम किसके रिलेट कर देते हैं? सिंगल 1 यूनिट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली चेकआउट कर लेते हैं। आगे आता है डिफरेंस के अंदर सेंट्रल इश्यूज। सेंट्रल इशू क्या होते हैं? जो कि कॉमन पूरे सेंटर के इश्यूज हैं, जिसको हम कहते हैं कि क्या बनाना है और इसको कैसे हमने यूज़ करना है, ठीक है, उसको हम सेंट्रल इशू कहते हैं। डिटर्मिनेशंस ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। हमारे पास मैक्रो के अंदर सेंट्रल इशू क्या होते हैं कि हमें ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट बताना है। क्या बनाना है ठीक है, लेकिन ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट बताना है कि इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो ओवरऑल कितना है, ठीक है, उसको डिटर्मिनेशन के तौर पे हमने चूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे माइक्रो के अंदर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ द सेंट्रल इशू। यहाँ पे हमें बनाने के ऊपर डिटर्मिनेशन करना है, कितना बनाना है और ओवरऑल लेवल बताना है। इसके अंदर हमें सिर्फ ये बताना है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं हमारी इकॉनमी के अंदर, तो वो कैसे एलोकेट करें अलग अलग आइटम के ऊपर, ताकि हम उसको हर एक प्रोडक्शन को कर सकें, ठीक है। तो इसमें है जैसे एक प्रोडक्शन के ऊपर नहीं, एक प्रोड्यूसर उसको चेक करना है कि उसने अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे उसके पास पैसा है या उसके पास लैंड है या उसके पास अदर कोई आइटम है, जो उसने अपने आइटम्स को तीनों को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करनी है, तो वो अपने पैसे को कितना वो लैंड के ऊपर लगाए, कितना कैपिटल के ऊपर लगाए और कितना प्रॉफिट उसका खुद का हो, तो वो तीनों को जोड़ के बनता है प्रोड्यूसर का खुद का रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की ही मेन प्रॉब्लम आती है सेंट्रल इशू में। यहाँ पे ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट हमने बनाना है, तो उसके लिए हमने कैसे डिटरमाइन करना है, कितना बनाना है, कितना कैसे बनाना है और किन लोगों के लिए बनाना है, पुअर के लिए या रिच के लिए। तो ये सारे हमारे पास सेंट्रल इशू आते हैं, ठीक है। आगे आता है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी क्या है कि हमने यहाँ पे जो स्टडी करनी है वो जनरल इक्विलिब्रियम की स्टडी करनी है। जनरल का मतलब हो जाता है पूरा, सारे का सारा जिसमें आता है। हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाए तब इक्विलिब्रियम में होता है। जब हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाए तब हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होता है। तो जितने भी हम पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम में लेके आना चाहते हैं हमारी इकोनॉमी एज ए होल के अकॉर्डिंगली, जितने भी सारे हमारे पास हैं इक्विलिब्रियम्स, उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। लेकिन इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को, यानी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस काउंट करते हैं कि कंज्यूमर ने 2 गुड्स अगर खरीदनी है तो वो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। जैसे कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था +1 क्लास के अंदर, तो वो हो गया पार्शियल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर जो है बनाता है तो उसने कितना बनाना है, हाउ मच, जहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम हो जाए, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें पूरी इकॉनमी की हर एक एग्रीगेट चीज़ों की बात कर रहे हैं, तब हम इक्विलिब्रियम को चेकआउट करते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस क्या होता है? कुछ कंडीशंस होती है जो किसी भी लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे लेनी पड़ती है। मैक्रो के अंदर हम बात करते हैं तो सर्टन वेरिएबल्स आर कांस्टेंट इन मैक्रो बट आर चेंज्ड इन माइक्रो। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे मैक्रो के लिए तो वो कांस्टेंट है बट चेंज्ड हो जाते हैं
चेंज हो जाते हैं हमारे माइक्रो के अंदर। सिमिलर सर्टन वेरिएबल्स आर कांस्टेंट इन माइक्रो बट नॉट चेंज इन सर्टन वेरिएबल्स आर कांस्टेंट इन माइक्रो, ठीक है, बट आर चेंज इन मैक्रो, लेकिन वो इसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो वो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स, यहाँ पे हम खाली डिमांड और सप्लाई की बात नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस लेवल के लिए क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ पे सिर्फ कौन से वेरिएबल्स चलते हैं, जैसे कि एडी और एएस चलते हैं। सिमिलर कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाते हैं। हमें माइक्रो लेवल की इकॉनमी के लिए एडी या एएस को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी इकॉनमी की डिमांड, पूरी इकॉनमी की सप्लाई को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी वेरिएबल्स को क्या करना पड़ता है, माइक्रो के लेवल के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है, बट आर चेंज इन मैक्रो, लेकिन ये बदल जाते हैं मैक्रो में। तो इसलिए इस कंसेप्ट को बोला जाता है कि कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स काम करते हैं तो कांस्टेंट रहते हैं कुछ, और कुछ इधर जो अगर वेरिएबल हैं तो कुछ कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि माइक्रो और मैक्रो के अंदर सेम नहीं रहती हैं। लॉजिकली लॉजिक एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। जिस चीज़ का लॉजिक कंसेप्ट एक है लेकिन उनका लॉजिक जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो सेविंग करता है तो वो माइक्रो के अकॉर्डिंगली, अगर वो सेविंग कर रहा है, एक ही पर्सन की बात करें तो माइक्रो की हो गया ना, तो माइक्रो के अकॉर्डिंगली अगर एक पर्सन अगर सेविंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपने फ्यूचर को सेव कर रहा है, ठीक है। जितना मोर वो सेविंग करेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, मोर बेनिफिट हो जाएगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि उसने अपने लिए बचा के रखा है, ठीक है। अगर हम इसी कंसेप्ट को, ये लॉजिक समझाता है माइक्रो के हिसाब से, अगर हम इसी को अप्लाई करते हैं मैक्रो के अंदर, तो मैक्रो के हिसाब से क्या है, अगर एवरी इंडिविजुअल, अगर हम हर एक पर्सन को लें, एवरी वन, ठीक है, जितने भी पर्सन्स हमारी इकॉनमी में हैं, अगर वो सारे के सारे सेविंग करना शुरू कर देंगे तो हर एक पर्सन जो है वो अगर सेविंग के चक्कर में रहेगा तो सबने पैसा बचा लिया तो इन्वेस्टमेंट कहाँ होएगी। हर एक पर्सन अपने पास पैसा रखना चाहता है तो इन्वेस्ट इकॉनमी में नहीं होगा। अगर इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आगे जाके प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी अगर हम बात करें तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे जीडीपी के ऊपर पड़ता है, प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी हमारी इकॉनमी के अंदर तो उसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ता है, एम्प्लॉयमेंट के साथ। फिर हमारी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। तो इट मीन्स यही सेम एक कंसेप्ट था। इसका जो लॉजिक अगर हम मैक्रो के अंदर रीड करते हैं तो वो नेगेटिविटी देता है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ एक बंदे के लिए अगर बेनिफिट है तो ये पूरी इकॉनमी के लिए क्या है, एक्सटर्नल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है ये, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि माइक्रो मैक्रो का पैराडॉक्स जो होता है वो सेम नहीं रहता। लॉजिकली वो एक के लिए अगर काम कर रहा है दूसरे के लिए वो पॉइंट काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, आज एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, छोटा सा है कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि अगर हम बात करें मैक्रो की तो उसका मेन पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए हमें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है ना, तो वो होता है स्कोप। फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर आपकी इकॉनमी के अंदर नेशनल इनकम आपको पता करना है तो उसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा, ये इसका स्कोप है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारी इकॉनमी के अंदर जीडीपी कितनी है, हमारी इकॉनमी के अंदर एनडीपी कितनी है, हमारी इकॉनमी के अंदर किसी पर्सन की पर्सनल इनकम कितनी है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन वाली इनकम कितनी है। बहुत सारे कंसेप्ट है नेशनल इनकम के अंदर, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो आगे जाके हम इसको रीड करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। तो ये कंसेप्ट कैसे समझ में आएंगे, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को रीड करेंगे तब, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्टडी की रिक्वायरमेंट है। तो ये इसका स्कोप क्या है, सबसे पहला कि ये एक नेशनल इनकम को सॉल्व करने में काम में आता है, तो इसीलिए हमें इसको करना पड़ता है स्टडी। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट का पता कहाँ से लगेगा, इसकी स्टडी हम कैसे करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर हमारी इकॉनमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट पूरी नहीं है तो इसके क्या रीजंस हैं, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण हैं। तो जैसे हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करके हमें पता चल जाता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं हमारी इकॉनमी के अंदर। तो ये सर्वे करने वाला काम जब हम करते हैं इकॉनमी एज ए होल, तो सेंसस मेथड के थ्रू, तो इट मीन्स क्या हो गया कि हमारी इकॉनमी के अंदर हमें समझ आ जाएगा कि इसके रीजंस क्या हैं। अगर हमें कॉजेज पता चल जाएंगे तो उसके बाद हम रेमेडीज़ भी ढूंढेंगे, तो उसको रेमेडीज़ हम अप्लाई करते हैं ताकि हर एक पर्सन को रोजगार मिल जाए, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इकॉनमी के अंदर हो जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि कोई भी पर्सन्स जो है वो फ्री नहीं रहेगा, अपने वेज जो उनको चाहिए उस रेट के ऊपर वो कहीं ना कहीं वो जॉब लेके विलिंग भी है काम करने के लिए और वो जॉब कर भी रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेता है। ये हम पॉइंट पढ़ेंगे मैक्रो के अंदर। थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी का मतलब कि इसके फील्ड के अंदर, मैक्रो के फील्ड के अंदर हमने और क्या देखना है, इसका स्कोप कहाँ तक जाता है। मनी को भी ये जजमेंट करवाता है। मनी क्या होता है, मनी पैसा, यानी कि वो पैसे की थ्योरी को हमने पढ़ना है। पैसे की थ्योरी का क्या मतलब है, क्योंकि जो पैसा है वो क्रिएट किया जाता है। अब ये क्रिएट कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो है वो पैसे को कैसे क्रिएट करता है, उनकी अपनी एक टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को वो फॉलो करता है जिसके थ्रू हमारी इकॉनमी के अंदर मनी की जो है सप्लाई होती रहती है। ठीक है, एक सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है। किसी ने डिपॉजिट करवा दिया पैसा और वही पैसा हमने किसी दूसरे पर्सन को एज ए लोन दे दिया, है ना, वो घूम फिर के हमारे पास फिर से सर्कुलेट होता रहता है इकॉनमी के अंदर, तो उसको बोलते हैं मनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर देना। ये सारा कंसेप्ट कौन बताएगा हमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा कि मनी को कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, और इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल क्या होता है, कभी तो हमारी चीज़ों के दाम जो हैं, कमोडिटीज़ के दाम बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। तो इससे हमारी इकॉनमी के अंदर कभी तो बड़ी मंदी का टाइम आ जाता है और कभी बड़ा तेज़ी आ जाता है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर मंदी हो जाती है तो हम कहते हैं कि डिफ्लेशन आ गया। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का जो कंसेप्ट है इसको सॉल्व भी करना पड़ता है। ना तो हमारी डिफ्लेशन होना चाहिए इकॉनमी में, ना इन्फ्लेशन, इक्वल रहनी चाहिए हमारी इकॉनमी, तो उसको जनरल प्राइस लेवल होना चाहिए उसके लिए। इस थ्योरीज को भी हमें कौन समझाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी इकॉनमी के अंदर। गवर्नमेंट क्या करती है कि बजट बनाती है। ठीक है, तो उस बजट को अप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो कुछ इस तरह से करती है कि गवर्नमेंट क्या बजट बनाना कैसे है, तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्पफुल होती है, क्योंकि मैक्रो हमें बताती है कि इकॉनमी के अंदर हमारे पास जो सेंट्रल इशू हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं, जिसको ध्यान में रख के हमने क्या करना है, अपना अगले वाला बजट तैयार करना है, ताकि हम उस सेंट्रल इशू से कॉप अप हो सकें, उसकी रेमेडीज़ कर सकें। बजट हम तैयार करते हैं तो इसके लिए हमें मैक्रो को स्टडी करना पड़ता है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकॉनमी, और ये हमारा जो बजट है ये सही मायने में किसको इम्पैक्ट करता है, हमारी इकॉनमी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, आप सबको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है कि हम जब बाहर की किसी भी कंट्री के साथ डील करते हैं तो वो सेम हमारे पास पैसा, किसी दूसरी कंट्री में पैसा जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, जाता नहीं है, तो इसके लिए हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, रुपीज़ को डॉलर में, डॉलर्स को रुपीज़ में। तो ये टर्म्स होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे मैक्रो की स्टडी के दरमियान। बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी कंट्री इम्पोर्ट करती है करवाती है किसी दूसरी कंट्री से, और कई बारी ये एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो इनका पूरा रिकॉर्ड भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही मिलता है। इसीलिए कि सारे पॉइंट्स जो हैं ये इसके स्कोप के पॉइंट है। स्कोप के साथ साथ जितने हमने पॉइंट किए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये सारे चैप्टर्स ही हैं जिनको हम टर्न वाइज 1 बाय 1 उसको रीड करेंगे। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही है। आपको स्कोप ऑफ मैक्रो भी रीड करना है एक बार अच्छे से, और डिफरेंसेस भी करने हैं माइक्रो मैक्रो के अंदर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे एक बार ग्रुप के अंदर डाल के वो क्वेरीज जो आपने मुझे पूछ लेने हैं। ठीक है, ओके।